क्लास 10 का लेसन 4B एडेप्टेशन, इसको हिंदी में अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन का साधारण परिभाषा है सजीवों द्वारा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। सजीवों द्वारा वातावरण के अनुसार अपने आप ढालने की क्रिया को हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। यह सजीवों का आवश्यक गुण है। इसी के अनुसार सजीव अपने आप को अपने वातावरण में स्थापित कर सकता है। हमें एक और जाननी है, अनुकूलन और क्रम विकास, एडेप्टेशन और इवोल्यूशन में भी संबंध है। जैसे जैसे अनुकूलन के लिए प्राणी अपने नए अंगों का विकास करता है, उस हिसाब से वो उसमें विकास होता जाता है, और जैसे जैसे विकास होता है तो वैसे वैसे नई जातियां भी उत्पन्न होती हैं। और जब नई जातियां उत्पन्न होती हैं तो अपने कुछ अंगों में वो संबंध स्थापित करते हैं। अपने कुछ अंगों में फिर वो अनुकूलन करने के लिए कुछ विकास करते हैं, तो वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। इस प्रकार अनुकूलन और क्रम विकास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक हैं। तो ये हमें जानना है एडेप्टेशन क्या है और दोनों में क्या संपर्क है, दोनों में क्या संबंध है। इसके बाद हमें कुछ पौधों और कुछ जंतुओं का अनुकूलन के बारे में जानना है। तो सबसे पहला है कैक्टस या नागफनी। सबसे पहला कैक्टस या नागफनी, यह रेगिस्तान का या मरुभूमि का पौधा है, जिसे हम अंग्रेजी में ज़ेरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ज़ेरोफाइटिक प्लांट यह रेगिस्तान का पौधा है और यह शुष्क मरुभूमि में उगता है जहाँ जल का अभाव होता है। तो इसमें हमें सिलेबस के अनुसार विशेष करके इतना ही जानना है कि इसकी पत्तियों की क्या विशेषता है या इसकी कांटे क्या हैं। तो हमें यह जानना है कि इसकी पत्तियां जो हैं वो रूपांतरित होकर कांटे में बदल जाती हैं। अगर पत्तियां रहेंगी तो वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक मात्रा में जल को बाहर निकालेगा, जिससे पौधे सूखने लगेंगे। तो उस जल को बचाने के लिए, जल को रोकने के लिए उनकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। यही इस पौधे की विशेषता है। अगर पूछा जाए कि पत्तियां कांटे में क्यों रूपांतरित होती हैं, तो हमें कहना है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए, ताकि पौधों का अधिक पानी न निकल जाए, इसलिए उसकी पत्तियां कांटे यानी स्पाइन्स में रूपांतरित हो जाती हैं। यही इसका प्रमुख है। इसके अलावा हम इसमें कुछ और जान सकते हैं। एक और है, इसमें जो हरा भाग होता है, इसका हरा भाग जो तना के पत्ती की तरह चपटा होता है, असल में वह तना होता है। इसे हम फाइलोक्लेड कहते हैं। यह फाइलोक्लेड वो हरा रंग होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं। जड़ें काफ़ी गहराई तक जाकर जल को अवशोषित करती हैं, क्योंकि वहाँ जल का अभाव रहता है। तो फाइलोक्लेड अगर पूछा जाए फाइलोक्लेड क्या है, तो नागफनी का जो पत्तियों की तरह चपटा हरा भाग होता है उसे हम फाइलोक्लेड कहते हैं, और यह मोम के परत के द्वारा ढका होता है, ताकि इसमें वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोक सके, और स्टोमेटा की संख्या भी काफ़ी कम होती हैं।
और जो होती भी हैं वो काफ़ी धसी हुई होती हैं, ताकि उसके जल को वो संचित कर सके, रोक सके, ताकि उसका जो ट्रांसपिरेशन या उत्स्वेदन या वाष्पोत्सर्जन है वो न हो सके। तो मुख्य हमें इसमें जानना है पत्तियों का कांटे में रूपांतरित होना, यही इसका प्रधान है। इसके अलावा दूसरा जो है ये मछली के बारे में जानना है। तो मछली एक जलचर प्राणी है, एक्वेटिक एनिमल है जो जल में रहती है। इसमें भी बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से हमें 2-3 बातें जाननी हैं। पहली बात, इनमें स्विम ब्लडर या वाताशय होता है। अगर हम मछली के उदर गुहा को काट कर देखें तो उसमें एक थैली होती है, उस थैली में वायु भरी होती हैं। इस थैली में वायु भरी होती हैं। यह थैली इसका हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है। यह थैली इसका हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है जो यह तय करती है या उसको सहायता करती है। अगर मछली को गहराई में जानी होती है तो इसमें का वायु को वो निकाल देती हैं, वायु कम कर देती हैं। और अगर ऊपरी सतह पर तैरना होता है तो इसमें पुनः वायु को वो भर लेती है। तो इसमें वायु को भरने के लिए, इसमें या निकालने के लिए, और इसमें 2 ग्लैंड होती है, एक रेटिया मेरियाबिली, एक रेटिया मेरियाबिली ग्रंथि है जो इसके वायु को अवशोषित कर लेती है। इसमें का वायु को अगर निकालना होता है तो रेटिया मेरियाबिली इसको निकाल लेती है। एक और ग्लैंड होती है रेड ग्लैंड जो इसमें वायु भर लेती है। तो ये है स्विम ब्लडर या वाताशय वायु थैली जो मछली के उदर गुहा में होती है। ये इसकी विशेष भूमिका निभाती है, मछली को गहराई में तैरना हो या ऊपर की ओर आना हो। शार्क जो मछली है उसमें ये अंग नहीं पाया जाता है, ये स्विम ब्लडर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसके मेरुदंड के दोनों ओर मायोटोम नामक एक पेशी होती है जो अंग्रेजी अक्षर भी के आकार की होती है। मेरुदंड के दोनों ओर मायोटोम नामक एक पेशी होती है जो भी के आकार की होती है। यह इसके बॉडी को, इसके शरीर को लचीला बनाती है। ये इसमें 2 बातें हमें जाननी हैं। इसके अलावा कुछ और हम कह सकते हैं, जैसे इसका शरीर नौकाकार होता है तो इससे इसको तैरने में सुविधा होती है। इसमें तैरने के लिए 7 पखने होते हैं, फिन्स होती हैं जो उनको तैरने में सहायता करती हैं। तो ये सब जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसमें पार्श्व रेखा लैटरल लाइन होती है और इसके आँखों के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन निवेशक झिल्ली होती है जिसकी सहायता से ये जल में देख सकती है। किंतु हमें इसमें 2 बातें बतानी हैं, एक स्विम ब्लडर के बारे में और एक मायोटोम के बारे में। यही इसका मुख्य है। इसके अलावा अब पक्षी में आते हैं। तो पक्षी, ऐसे पक्षी जो उड़ते हैं, हमें उन्हीं का अनुकूलन जानना है। तो पक्षियों का जो अनुकूलन है उड़ने वाला, उसे हम वोलंट अनुकूलन कहते हैं, उड्डयन अनुकूलन कहते हैं, जिनकी सहायता से वो आकाश में आसानी से उड़ सकते हैं। तो इसमें भी परीक्षा की दृष्टि से हमें एक जाननी है, इसका जो फेफड़ा होता है, इसके फेफड़े में कई छोटे छोटे वायु कोश होते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। इनमें 9 वायु कोश या एयर सैक्स होती हैं। इस तरह के एयर सैक्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी होती हैं। ऑक्सीजन, अगर उड़ते समय उसे ऑक्सीजन की कमी का अगर अनुभव होता है तो उस कमी को ये ऑक्सीजन, ये वायु कोश उसे पूरा कर देता है। हमें इसी के बारे में अधिक जानना है और ऐसे हम कुछ और जान सकते हैं। इनमें इनकी हड्डियां खोखली होने के कारण इनका शरीर भी हल्का होता है और इनमें शक्तिशाली उड़ान पेशियां होती हैं जिसके कारण ये उड़ते समय थकती नहीं हैं। और
इनमें और कोई खास बताना नहीं है। इनका शरीर छोटे छोटे परों से, छोटे छोटे पंखों से ढका होता है जो इसके तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें इसका एयर सेक्स के बारे में ही जानना है, जो संख्या में 9 होती है। इसमें ऑक्सीजन भरी होती है। उड़ते समय अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये एयर सेक्स उसे पूरा करता है।